हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। सो गाइज, आपको पता है एमपी सेट का एग्जाम 27 अगस्त को होने वाला है और यूजीसी नेट का एग्जाम दिसंबर 2023 में होने वाला है। सो इन दोनों एग्जाम का जो सिलेबस रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है। सो उन स्टूडेंट्स को तो दिक्कत नहीं आएगी जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका सेट का एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। बट अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जो सेट का एग्जाम पहली बार तैयारी कर रहे हैं। सो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत है। सो आज की ये क्लास पेपर 1 जिसकी एक यूनिट आती है कम्युनिकेशन, उसकी रहेगी। इसमें मैंने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन 20 हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, इससे रिलेटेड आपके क्लियर हो जाएंगे। सो इस क्लास के बाद आपकी इस यूनिट के लिए एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, आपको कम्युनिकेशन यूनिट ईजी लगने लगेगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में लिखा है क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द क्लियर डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस बाय द स्टूडेंट। सो एक कम्युनिकेशन होता है, उसकी नॉर्मली प्रोसेस क्या होती है? एक सेंडर होता है, वो मैसेज को इनकोड करके रिसीवर तक भेजता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है, देन मैसेज को डिकोड करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में यही बात बोली गई है कि जो भी टीचर होता है क्लासरूम में, वो स्टूडेंट तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उसी मैसेज को डिकोड करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जो टीचर उन तक पहुंचाना चाहता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन में लिखा है बाय इंक्रीजिंग रिडंडेंसी वी कैन इम्प्रूव द फिडेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में दो वर्ड आते हैं, पहला वर्ड होता है रिडंडेंसी एंड दूसरा वर्ड होता है एंट्रोपी। इस वर्ड का मतलब होता है कि सेंडर जो मैसेज रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है, अगर रिसीवर एग्जैक्टली उसी वे में उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर लेता है, समझ लेता है, उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो वही मतलब निकालता है जो सेंडर उसके थ्रू पहुंचाना चाहता है। सो इसका मतलब होता है रिडंडेंसी। बट एंट्रोपी की बात करें तो इसको हम नॉइज मान सकते हैं, मतलब जो सेंडर मैसेज पहुंचाना चाहता है रिसीवर तक उस वे में नहीं पहुंच रहा है, बीच में मैसेज डिस्टोर्टेड हो रहा है, या रिसीवर जो है अलग तरीके से उस मैसेज का मतलब निकालता है, तो उसको कहते हैं एंट्रोपी। सो रिडंडेंसी एक पॉजिटिव वर्ड है, एंट्रोपी नेगेटिव वर्ड है। रीजन में बोला है बाय इंक्रीजिंग रिडंडेंसी, अगर रिडंडेंसी बढ़ेगी वी कैन इम्प्रूव द फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता या फिर बिलीफ, तो कम्युनिकेशन भी एक अच्छा संचार होगा अगर रिडंडेंसी में इंक्रीज होगा तो। सो रीजन भी बिल्कुल सही है। सो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर ट्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, identify the correct sequence of decoding process of communication in the classroom। डिकोडिंग प्रोसेस की करेक्ट सीक्वेंस को क्या करना है? ऑर्डर में लगाना है। सो यहाँ पे देखो, फीडबैक तो सबको पता होगा जिसने कम्युनिकेशन नहीं भी पढ़ा कि फीडबैक सबसे पहले नहीं आता, फीडबैक सबसे लास्ट में आता है। सो ऑप्शन ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले इवेल्युएशन किसका करेंगे? जब मैसेज ही नहीं है तो इवेल्युएशन यानी जांच किसकी करेंगे? सो ये भी पहले नहीं आएगा। देन इंटरप्रिटेशन, मैसेज मिलने के बाद, रिसीव करने के बाद ही तो उसको इंटरप्रेट किया जाता है। सो सी भी नहीं होगा, ये भी फर्स्ट नहीं आएगा। डी देखो, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, देन इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन एंड लास्ट में फीडबैक। सबसे पहले क्या होगा? सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, हमारे सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट होगा उस प्रोसेस में। देन जो मैसेज हमें मिल गया, जो हमने एक्सेप्ट किया है, उसको हम क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जब समझ जाएंगे तो उसको इवेल्युएट करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे काम की हैं, कौन सी चीज़ें हमारी काम की नहीं हैं, कौन सी चीज़ें हमारे थॉट प्रोसेस के साथ मैच हो रही हैं। सो हम उसको इवेल्युएट करेंगे, देन हम क्या करेंगे? फीडबैक देंगे, सेंडर को फीडबैक देंगे, जो भी हमें इस प्रोसेस में, उस मैसेज में अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, जो भी है, हम एज अ फीडबैक क्या करेंगे? सेंडर को रिस्पॉन्स करेंगे। सो ये है बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो।
असर्शन में क्या लिखा है, मीनिंग्स ऑफ मैसेजेस यूज्ड इन द क्लासरूम आर आर्बिट्रेरी इन नेचर। रीजन लिखा है, मीनिंग आर लर्न्ड एज ए रिजल्ट ऑफ वंस प्रायर एक्सपीरियंस। सो पहले असर्शन में लिखा है जो मैसेज का मीनिंग होता है जो क्लासरूम में यूज किया जाता है वो आर्बिट्रेरी होता है, मतलब एक स्टूडेंट उसको अपने नेचुरल वे में उसको एक्सेप्ट करता है जो टीचर उसको प्रोवाइड करना चाहता है। और रीजन में लिखा है कि वो मीनिंग किस बेस पे निकालेगा एक स्टूडेंट, उसका जो प्रायर एक्सपीरियंस है, उसका जो बैकग्राउंड है, वो उसका पहले का जो अनुभव है, उस हिसाब से वो उस मैसेज का मीनिंग निकालेगा। सो रीजन भी बिल्कुल सही लिखा है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू भी हैं और इसके साथ ही साथ इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। Then question number 4th, video conferencing can be classified as। तो सबको पता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, क्या ये विजुअल वन वे कम्युनिकेशन होती है या ऑडियो विजुअल वन वे या फिर ऑडियो विजुअल टू वे या फिर विजुअल टू वे। सो वीडियो में ऑडियो भी आता है और वीडियो भी आता है। टू वे कम्युनिकेशन क्या होती है, जब सेंडर और मैसेज जो सेंडर और जो रिसीवर होता है एक दूसरे की अगर पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब अगर एक बार के लिए सेंडर रिसीवर की पोजीशन लेता है और अगले ही बार के लिए रिसीवर सेंडर की पोजीशन लेता है, मतलब यहाँ पे फीडबैक बिल्कुल पॉसिबल होता है। ये सेंडर होता है, ये रिसीवर होता है। यहाँ पे सेंडर ने कोई भी मैसेज रिसीवर तक पहुंचाया, रिसीवर ने उसको एक्सेप्ट किया, अंडरस्टैंड किया, देन इस कंडीशन में जब वो फीडबैक दे रहा है तो ये रिसीवर बन जाएगा सेंडर और ये सेंडर बन जाएगा रिसीवर। सो ये होता है टू वे कम्युनिकेशन। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऑडियो भी आता है और विजुअल भी आता है, लेकिन ये वन वे ना होकर ये होता है टू वे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3rd। Then 5th question, in a classroom, transforming verbal and non-verbal signs back into messages is known as। So इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फीडबैक, इनकोडिंग, डिकोडिंग या फिर रिवर्स कम्युनिकेशन। क्वेश्चन में बोला है कि वर्बल और नॉन वर्बल जो साइन होते हैं उनको वापस मैसेज में कन्वर्ट कर लेना या ट्रांसफॉर्म कर लेना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिकोडिंग। क्योंकि सेंडर मैसेज को इनकोड करके भेजता है रिसीवर तक, रिसीवर के पास मैसेज आने के बाद वो क्या करता है, जो भी इनकोडेड मैसेज होता है उसको डिकोड करता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, स्टूडेंट्स प्लेस देमसेल्व्स क्लोज टू सर्टेन कम्युनिकेशन सोर्सेज, इट विल लीड टू सेलेक्टिव एक्सपोजर, सोर्स डोमिनेशन, नेगेटिव चॉइसेस एंड इम्पर्सनल बिहेवियर। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक कम्युनिकेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंच रही है तो हमें अगर सोर्स का पता है कि वो इंफॉर्मेशन है, वो डिटेल है, वो कहाँ से आ रही है, तो हम क्या लीड करेंगे, हम क्या दर्शाएंगे, सेलेक्टिव एक्सपोजर। इसका मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ तो मुझे पता है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक आ रही है वो कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स क्या है। सो अगर हम सोर्स से अच्छी तरीके से वाकिफ होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं, फेमिलियर होते हैं, तो अब मैं अगर न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं उस न्यूज़पेपर में वही चीज़ों को पढ़ना ज़्यादा पसंद करूँगी जो मेरी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग हैं, जो मुझे मेरे थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग लग रही है, मैं उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगी। हो सकता है बाकी न्यूज़ को मैं रिजेक्ट कर दूं जो मेरी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। सो यहाँ पे सेलेक्टिव एक्सपोजर करेगा स्टूडेंट अगर सर्टेन वो सोर्स के क्या है, बहुत ज़्यादा क्लोज है तो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑन लिसनिंग अटेंटिवली to and favorably interpreting messages which boost self-image and reject or misinterpret messages which threaten that image, this is called communication selectivity। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो मैसेज मेरी सेल्फ इमेज को बूस्ट करेगा हम उसको, या हमें हमारी थॉट प्रोसेस को फेवर करेगा, हम उसको समझेंगे, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जो उन चीज़ों को रिजेक्ट कर देंगे जो कि
हमारी इमेज को थ्रेटन कर रहे हैं या हमारी इमेज के साथ वो चीजें मैच नहीं हो रही है, तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सेलेक्टिविटी। हम चुन चुन के मैसेजेस को पढ़ रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7, मार्शल मैकलुहान नेम इज एसोसिएटेड विद द असर्शन। इनका जो नेम है वो ये इनकी कुछ बुक्स हैं, उनके कुछ थॉट्स हैं, किसके साथ मैच हो रहा है? सो द मीडियम इज द मैसेज, ऑप्शन बी। ये मार्शल मैकलुहान की काफी फेमस बुक है जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। मार्शल मैकलुहान इस मैसेज के थ्रू ये कहना चाहते थे कि किसी भी मीडियम के थ्रू जब हमारे पास मैसेज पहुंचता है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो मैसेज क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो मैसेज किस मीडियम के थ्रू हमारे पास पहुंच रहा है। सो ये बात मार्शल मैकलुहान कहना चाहते थे कि मीडियम जो है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस डालता है रेदर देन मैसेज क्या है। वो वही बात हो गई कि किसी मैसेज को हम क्या कह रहे हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे कह रहे हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो मार्शल मैकलुहान यही बात बोलना चाहते थे। ये इनकी काफी फेमस बुक है। इसके अलावा इनकी और भी बहुत फेमस बुक हैं, जैसे कि ये मीडियम इज द मैसेज 1967 की इनकी बुक है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया 1964 की बुक है, द ग्लोबल विलेज भी इन्हीं का कॉन्सेप्ट था जो कि 1989, और गुटेनबर्ग गैलेक्सी 1962 की बुक्स है। तो ये चारों बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 8, द कम्युनिकेशन अमंग पर्सन्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल who have no direct reporting relationship is called। एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिफरेंट लेवल के अगर लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में संचार कर रहे हैं, लेकिन उनका डायरेक्ट कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो वो किस टाइप की कम्युनिकेशन कहलाएगी? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल या फिर डायगोनल कम्युनिकेशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डायगोनल कम्युनिकेशन। हमें पता है डायगोनल कैसे होता है, इसको हम जनरली डायगोनल बोलते हैं। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे ये मान लिया मैंने कि ये है इसका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ठीक है, और इसी ऑर्गेनाइजेशन का ये है एचआर डिपार्टमेंट। अब ये एचआर डिपार्टमेंट का मान लो सीईओ है, मेन लीडर जो है, और ये यहाँ पे कोई असिस्टेंट है। सो क्वेश्चन में क्या बोला है? डिफरेंट लेवल। सो यहाँ पे इनका लेवल तो डिफरेंट हो गया, एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का है, एक एचआर डिपार्टमेंट का है, ये यहाँ पे मेन लीडर है और ये एक नॉर्मल असिस्टेंट है। तो अब अगर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये क्या होगा? ये होगा डायगोनल कम्युनिकेशन, क्योंकि इनका लेवल जो वो भी डिफरेंट है और उनका डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसको डायगोनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है? एक इंसान जब खुद से बात करता है तो वो होती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। उसमें दो लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, एक अकेला इंसान ही बात करता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज अबाउट सेल्फ कम्युनिकेशन, खुद से बात करना, अंडरस्टैंडिंग आवर ओन इमोशन एंड अदर्स इमोशन सराउंडिंग अस इन द इंटरनल सेटिंग ओरा। हम खुद के ही इमोशंस को समझ रहे हैं, खुद से ही बातचीत कर रहे हैं। देन अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है? अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है डाउन टू टॉप कम्युनिकेशन भी इसको बोलते हैं। मतलब कोई मैसेज नीचे से अगर ऊपर की तरफ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच रहा है, इज सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर कम्युनिकेशन। मतलब नीचे से कोई एम्प्लॉय किसी इंफॉर्मेशन को ऊपर तक उस कंपनी में पहुंचाना चाहता है तो उसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। देन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अकर एट द सेम लेवल। अब यहाँ पे मैं अगर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात करूं तो ये और ये इंसान, इन दोनों का क्या है? लेवल बिल्कुल सेम है। अब अगर ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देन डायगोनल कम्युनिकेशन among persons working at different level who have no direct reporting relationship, ठीक है। देन क्वेश्चन 9 देखो, with the spirits and ancestors is termed as, यानी कि आत्मा के साथ बात करना,
भूत प्रेत इन सब के साथ बात करना, ये क्या कहलाता है, ये कौन सी कम्युनिकेशन कहलाती है, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन। सो इंट्रापर्सनल अभी अभी हमने पढ़ी थी, खुद से बातचीत करना क्या कहलाता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है दो लोगों के बीच में, दो लोग आपस में फेस टू फेस आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन आपको पता ही है। देन इस क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब अगर हम किसी आत्मा के साथ बात कर रहे हैं, भगवान के साथ बात कर रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं गॉड से, या फिर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो इस प्रकार की कम्युनिकेशन क्या कहलाती है, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, ये कुछ बैरियर्स दिए गए हैं और इस साइड एग्जांपल्स दिए गए हैं। सो साइकोलॉजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर एंड एटीट्यूड बैरियर, ये सब क्या होते हैं। साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर किससे मैच होगा, इफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर और एनीवन डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करना, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया। सो ऑप्शन ए किससे मैच करेगा, थर्ड से। देन आता है फिजियोलॉजिकल, मतलब ये बॉडी से रिलेटेड है, पीपल सफरिंग फ्रॉम मेमोरी लॉस, ये कहलाएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर, ऑप्शन बी फर्स्ट से मैच होगा। एंड कल्चरल बैरियर, प्रिवेल्स ड्यू टू डिफरेंसेस इन रिलीजन, सोसाइटी, एथनिसिटी, कल्चर में डिफरेंस होना, कल्चरल बैरियर। एंड एटीट्यूड बैरियर क्या होगा, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट बिलीफ, सो ऑप्शन डी सेकंड से मैच होगा। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए का थर्ड है, बी का क्या है, बी का फर्स्ट है, एंड सी का फोर्थ है, तो ऑप्शन ए, एंड डी का सेकंड। तो यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये जो वर्ड है कम्युनिकेशन वो कहाँ से डिराइव किया गया है, कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा कम्युनिस, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस वर्ड से कम्युनिकेशन को डिराइव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होती है। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का दूसरा नाम होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो दो टाइप की कम्युनिकेशन होती है मेनली, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन नाम से समझ में आ रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर्मली कम्युनिकेशन होती है, एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, पर्टिकुलर पैटर्न होता है, फॉर्मली डिस्कशन किया जाता है। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या आता है, जैसे कि हमारी कॉलोनी में 4 आंटियां मिलके बात कर रही हैं, वो कहलाती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हम अपने दोस्तों के साथ गॉसिप कर रहे हैं, वो कहलाती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कोई टॉपिक नहीं होता, कुछ भी कहीं भी कैसी भी बातें कर लेते हैं, वो कहलाती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो यही क्वेश्चन में पूछा है, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इसी का दूसरा नाम है। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो होती है, बट उसको इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, उसको और ज़्यादा प्रभावी कैसे बनाया जाए, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या सिंपैथी या फिर इम्पैथी, क्लैरिटी और स्पीड। अब यहाँ पे दो वर्ड हैं, सिंपैथी एंड इम्पैथी, जो देखने में लगभग सेम लगते हैं, बट कि कितने लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता है, इन दोनों के बीच में अंतर पता है। सो मैं आपको बता दूं सिंपैथी क्या होती है। हम अगर किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं, वो अपनी स्टोरी हमें बता रहा है, हम उसको सुन रहे हैं, उसकी हाँ में हाँ भर रहे हैं, लेकिन हम उसको हमारे ऊपर रख के उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। सो वो कहलाती है सिंपैथी।
ऑन द अदर साइड एम्पैथी क्या होती है, अगर हम सेकंड पर्सन की बातें सुन रहे हैं और इस प्रकार से सुन रहे हैं जैसे कि उसकी सिचुएशन को हमने हमारे ऊपर अप्लाई किया, हम ये सोच रहे हैं कि मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता, हम एग्जैक्टली उस सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, वो कहलाती है एम्पैथी। सो एम्पैथी सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कम्युनिकेशन में। देन क्लैरिटी एंड स्पीड, ये चीजें भी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन एम्पैथी यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन इन चारों में यहाँ पे एम्पैथी है। सो दैट राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। वन वे कम्युनिकेशन, अब वन वे कम्युनिकेशन तो ऑब्वियस सी बात है इफेक्टिव नहीं हो सकती। हम कोई सेंडर है रिसीवर तक अपना मैसेज पहुंचा रहा है और पहुंचा के छोड़ देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा, उस रिसीवर ने उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड किया, उसकी क्या रेस्पॉन्स है, तो वन वे कम्युनिकेशन तो इफेक्टिव नहीं हो सकता। नो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिना टेक्नोलॉजी के भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, इफेक्टिव होगा। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी तो होनी चाहिए, एंड ऑल ऑफ द अबव। देन देखो फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यूज ऑफ बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज, यूज ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी, फीडबैक, टू वे कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, डेवलपमेंट ऑफ मोटिवेशन। सो मैं बिल्कुल ठीक कह रही थी, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। बिना टेक्नोलॉजी के कम्युनिकेशन तो हो सकती है, बट क्वेश्चन में पूछा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सो इफेक्टिव तो हम उसको नहीं बोलेंगे, और वन वे भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, सो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, राइट आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, मैसेज का क्लियर होना जरूरी है। सो ये कुछ फैक्टर हैं जो एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, कि टीचिंग बेस्ट स्ट्रेटेजीज को यूज करें, प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज करें, फीडबैक प्रोसेस भी अवेलेबल हो, टू वे कम्युनिकेशन हो, क्लैरिटी हो कम्युनिकेशन में, एंड मोटिवेशन हो। सो ये कुछ फैक्टर हैं, ठीक है। सो ये आपको समझ में आया, डाउट क्लियर हुआ, यहाँ से राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। देन क्वेश्चन नंबर 15 देखो, फिल्टरिंग इन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर रेफर टू। फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर फिल्टर को मैं मतलब बताऊं तो फिल्टर का मतलब होता है छानना, ऑप्शन ए दिया है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में एम्प्लॉइज टेंड टू पास ओनली दोज मैसेजेस दैट क्रिएट पॉजिटिव इंप्रेशन अबाउट देम। एम्प्लॉयज सिर्फ उन्हीं मैसेज को आगे पहुंचाते हैं जो कि उनके बारे में एक पॉजिटिव इंप्रेशन देता हो। अकर इन द अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, डाउन टू टॉप। सी है बोथ ए एंड बी, सो फिल्टरिंग दोनों ही केस में होता है, यहाँ पे भी फिल्टरिंग होता है, एंड ऑप्शन बी में जो दिया है डाउन टू टॉप, एक एम्प्लॉय टॉप तक सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है जो उनकी इमेज को अच्छा बना रही हो, जो उन पे अच्छा इंप्रेशन डाल रही हो। सो ऑप्शन ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डिसीजंस ट्रैप पर्टेन टू पर्सनल क्वालिटीज। ये कुछ डिसीजन ट्रैप्स दिए हैं, जैसे कि फ्रेम ब्लाइंडनेस। फ्रेम ब्लाइंडनेस क्या होती है, हम कोई भी मतलब सिचुएशन देख रहे हैं, कोई भी मैसेज देख रहे हैं, हम उसका मतलब उस फ्रेम में हम बेमतलब की चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर हम एक मतलब अलग सी प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाते हैं, हम एग्जैक्टली उस पॉइंट को नहीं पकड़ते हैं जो एक सेंडर हमें पहुंचाना चाहता है, हम किसी अदर टॉपिक को पकड़ के बैठ जाते हैं, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं जो अननेसेसरी होती है, ये होता है फ्रेम ब्लाइंडनेस। ऑप्शन बी है ओवर कॉन्फिडेंस, टेकिंग शॉर्टकट्स, बीइंग अनसिस्टमेटिक। सो कुछ लोग होते हैं ना, उनकी क्वालिटी होती है अनसिस्टमेटिक होना हर चीज में, सो ये एक अच्छा डिसीजन पावर नहीं है। टेकिंग शॉर्टकट, ओवर कॉन्फिडेंस, ये तीनों ऑप्शन बी सी डी ये क्या है, पर्सनल क्वालिटीज हैं, लेकिन फ्रेम ब्लाइंडनेस पर्सनल क्वालिटीज के अंदर नहीं आएगी।
हालांकि ये भी एक अच्छा डिसीजन ट्रैप नहीं है, बट बी सी डी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये एक इंसान की पर्सनल क्वालिटीज के अंदर आ जाएंगी। देन क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज मीडिएटेड कम्युनिकेशन। मीडिएटेड कम्युनिकेशन क्या होता है? अगर कोई भी किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें हम बीच में अगर किसी मीडियम का यूज कर रहे हैं, सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई मीडियम आ रहा है, तो उसको बोलते हैं मीडिएटेड कम्युनिकेशन। सो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में तो इंसान खुद से ही बातें करता है, तो यहाँ तो मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती। देन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच में बातें होना, दो लोगों में तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है, तो मीडियम की जरूरत नहीं है। देन आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में 3 और मोर पीपुल को बोलते हैं ग्रुप। 3 से ज्यादा लोग के बीच में अगर कम्युनिकेशन होता है, 3 या 3 से ज्यादा, तो उसको ग्रुप कम्युनिकेशन बोलेंगे। सो छोटा सा ग्रुप है, इसमें भी आराम से बिना किसी मीडियम के बातें हो सकती हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है। सो सी भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन की कुछ विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें सबसे पहले जो ऑडियंस होती है वो एनोनिमस होती है। सो एनोनिमस ऑडियंस हमें मिलती है। इसमें ह्यूज ऑडियंस होती है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस होती है, सारी ऑडियंस हमारे लिए अनजान होती है, फैमिलियर नहीं होती है। देन इसमें फीडबैक भी पॉसिबल नहीं है, और मास कम्युनिकेशन हमेशा मीडिएटेड कम्युनिकेशन होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि पॉलिटिशियंस के जो स्पीच होते हैं या कोई रैली होती है, उसमें जो स्पीकर को कहना होता है वो कह के निकल जाता है। अब ऑडियंस कितना समझ पाई, ऑडियंस उस बात पे, उस स्पीच पे क्या रिस्पॉन्स करना चाहती है, उस बात से सेंडर को या स्पीकर को कोई लेना देना नहीं है। सो वहाँ पे फीडबैक पॉसिबल नहीं हो पाता, ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा अनजान होती है, और हमेशा मीडिएटेड कम्युनिकेशन होता है, उसमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गैदरिंग से बिना मीडियम के बात करना पॉसिबल नहीं है। या फिर इसके अंदर जैसे एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है ना, वो भी मास कम्युनिकेशन के अंदर ही आएगा, वो भी मीडिएटेड कम्युनिकेशन होता है, किसी ना किसी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे होते हैं। सो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इन दिस certain body movements and gestures serve as a form of non-verbal communication। बॉडी मूवमेंट एंड जेस्चर किसके अंदर आएंगे? ये आएंगे काइनेसिस के अंदर। ये काइनेसिस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन होती है, बॉडी मूवमेंट एंड जेस्चर के थ्रू की जाती है। इसके अलावा सिमेंटिक क्या होता है? शब्द हो गए, वर्ड हो गए या सेंटेंस हो गए, उनके मीनिंग की स्टडी करना क्या कहलाता है? सिमेंटिक। देन पैरा लैंग्वेज में क्या आएगा? बाय स्पीच, और एग्जाम्पल इसमें आती हैं जैसे पिच हो गई, हमारा स्पीड ऑफ स्पीकिंग हो गया, हेजिटेशन नॉइज हो गई, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ये किसके अंदर आएंगे? आएंगे पैरा लैंग्वेज के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कलेक्टिव कम्युनिकेशन? अब कलेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? इट इज ए कंप्यूटर असिस्टेड कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स more than one sender, more than one receiver. It can be synchronized and asynchronized, all of the above। सिंक्रोनाइज्ड कम्युनिकेशन क्या होती है? जो कि लाइव कम्युनिकेशन होती है, और एसिंक्रोनाइज्ड जो लाइव नहीं होती है, सेंडर एक मैसेज पहुंचाता है, रिसीवर उसका कभी भी रिस्पॉन्स कर सकता है, वो मतलब सेम टाइम में हैपन नहीं होती है। इसका आंसर वैसे देखने में ये लग रहा है सबको, ये होगा कि इट इन्वॉल्व मोर देन वन सेंडर, एक से ज़्यादा सेंडर होंगे, एक से ज़्यादा रिसीवर होंगे, तो उसको कलेक्टिव कम्युनिकेशन बोलेंगे। ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि बी है वो जो ए के अंदर आएगा। इट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड कम्युनिकेशन। कलेक्टिव कम्युनिकेशन कभी भी मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू की जाएगी या फिर मीडियम के थ्रू की जाएगी। जो एग्जांपल मैंने दिया था ब्रॉडकास्ट मैसेज वाला, वो इसके अंदर आएगा। कलेक्टिव कम्युनिकेशन में आएगा ब्रॉडकास्ट मैसेज, जिसमें एक मैसेज को एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना होता है, सो हम एक साथ पहुंचा देते हैं, वो होती है कलेक्टिव कम्युनिकेशन। उसको हम कंप्यूटर असिस्टेड होती है, वो किसी ना किसी टेक्नोलॉजी का हमें यूज करना पड़ता है जब एक से ज्यादा सेंडर होते हैं या रिसीवर होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
देन क्वेश्चन नंबर 20, विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट लीनियर। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें सेंडर होता है, रिसीवर होता है, वहाँ फीडबैक का कोई सिस्टम नहीं होता है, वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, उसको लीनियर कम्युनिकेशन बोलते हैं। वहाँ पे रिसीवर अपनी रेस्पॉन्स सेंडर को वापस नहीं पहुंचा सकता, सो दैट ये लीनियर कम्युनिकेशन कहलाता है। 4 मॉडल दिए गए हैं, इनमें से कौन सा लीनियर कम्युनिकेशन नहीं है, क्वेश्चन में नोट पूछा है। सो अरिस्टोटल मॉडल, सैनन एंड वीवर मॉडल, लोसवेल मॉडल, तीनों ही मॉडल क्या हैं, लीनियर मॉडल हैं। इनमें फीडबैक का कोई भी सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था। बट वेस्ले एंड मैकलेन का जो मॉडल है ये नॉन लीनियर मॉडल है, ये टू वे कम्युनिकेशन मॉडल है, इसमें फीडबैक भी पॉसिबल है। वो कैसे, सबसे पहले वेस्ले एंड मैकलेन का मॉडल देखो। इसमें जो ये एक्स दिए गए हैं ये क्या है, एनवायरमेंट स्टिमुली हैं, जैसे कि कैसी इन्वायरमेंट सिचुएशन के अंदर, साइकोलॉजिकल सिचुएशन के अंदर एक मैसेज को क्रिएट किया गया है। देन ए यहाँ पे है सेंडर एंड बी यहाँ पे है रिसीवर। ये जो सी है वो है गेट कीपिंग, मतलब ए सेंडर जो भी मैसेज बी तक पहुंचा रहा है, बीच में सी क्या कर रहा है, गेट कीपिंग का रोल प्ले कर रहा है। गेट कीपिंग का मतलब होता है सेलेक्टिव मैसेज ही बी तक पहुंचेंगे। ए जितने भी मैसेज यहाँ से पहुंचा रहा है उसमें से सी क्या कर देगा, जो गेट कीपिंग हो रही है यहाँ पे मैसेज का फिल्टर हो जाएगा, मतलब कुछ ही मैसेज, सेलेक्टिव मैसेज बी तक पहुंच पाएंगे। और यहाँ पे फीडबैक भी है, देखो बी से ए फीडबैक पहुंचा सकता है, ये गेट कीपर जो होता है वो भी सेंडर तक फीडबैक दे सकता है। सो दैट्स वाई इट इज टू वे कम्युनिकेशन, इट इज नॉन लीनियर कम्युनिकेशन। देन ये है लोसवेल का मॉडल। इसमें इन्होंने कम्युनिकेशन के प्रोसेस में क्या बताया है, 5 फैक्टर होते हैं। हु, जो मैसेज को कौन भेज रहा है, तो हु क्या होता है, कम्युनिकेटर हो गया या सेंडर हो गया। सेज वोट, वो क्या कहना चाहता है, उसका मैसेज क्या है। इन विच चैनल, वो कौन से मीडियम, कौन से चैनल के थ्रू अपने मैसेज को पहुंचाना चाहता है। टू हुम, किसको, रिसीवर को मैसेज पहुंचाना चाहता है। विद व्हाट इफेक्ट, किस इफेक्ट के साथ वो मैसेज देना चाहता है। ये था लोसवेल का मॉडल। यहाँ पे फीडबैक कहीं भी नहीं दिया गया है, सो ये लीनियर मॉडल है, ये वन वे मॉडल है ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें सेंडर से रिसीवर तक मैसेज पहुंच रहा है बट फीडबैक रेस्पॉन्स पॉसिबल नहीं है। The next model is Shannon and Weaver model of communication। इसमें सैनन एंड वीवर का कहना था इंफॉर्मेशन सोर्स होता है जहां से कोई भी मैसेज क्रिएट होता है सोर्स के थ्रू। सो वो क्या करेगा, ट्रांसमीटर के थ्रू उस मैसेज को इनकोड करेगा, इनकोड कर दिया, देन चैनल के थ्रू वो मैसेज रिसीवर तक पहुंचेगा, रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करेगा और लास्ट में डेस्टिनेशन। अब जैसे कि कोई सोर्स के थ्रू हमारे पास मैसेज आ रहा है, इस मोबाइल में अगर कोई मैसेज आ रहा है तो ये कहलाएगा रिसीवर, बट डेस्टिनेशन उस कम्युनिकेशन की मैं होंगी क्योंकि मेरे तक मैसेज पहुंच रहा है। सो डेस्टिनेशन का मतलब है वी। यहाँ पे नॉइज भी होती है लेकिन फीडबैक यहाँ पे भी नहीं है, सो ये भी वन वे कम्युनिकेशन या फिर लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल होता है। देन लास्ट वन इज अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अरिस्टोटल मॉडल में ये जो सीक्वेंस है ये बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट सीक्वेंस, इनका ऑर्डर पूछा जाता है। सबसे पहले इसमें 5 एलिमेंट आते हैं, स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट। सो यहाँ पे भी फीडबैक नहीं है, ये भी वन वे कम्युनिकेशन का मॉडल है। सो ये सीक्वेंस, ये ऑर्डर हमेशा याद रखना। सबसे पहले स्पीकर आएगा, उसका स्पीच होगा, कोई भी मैसेज होगा किसी भी ओकेजन पे वो ऑडियंस तक पहुंचेगा एंड उसका इफेक्ट क्रिएट होगा। ये था अरिस्टोटल मॉडल। सो गाइस 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, उसके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। सो मेरा तो पेपर 2 वैसे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, तो मेरे को ये यूनिट काफ़ी इजी लगती है, बट आई होप आपसे आपको भी ये यूनिट काफ़ी इजी लगेगी। उसके अलावा अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू एवरीवन।